नमस्ते क्लास। तो कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने कल अम्ल एवं क्षार के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग अपने इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और आज जानेंगे हम लोग इसके बारे में। और तो पहले हमने क्या देखा था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और क्षार स्वाद में तीखा होता है। और उसके बाद अगर स्वाद से नहीं पता करना है तो लिटमस पेपर से भी चेक कर सकते हैं। तो अम्ल क्या करता है, नीला को लाल कर देता है, क्षार लाल को नीला कर देता है। यदि उससे भी नहीं पता करना है तो आप एक अर्हेनियस नाम का साइंटिस्ट आया था, वो केमिकल रिएक्शन करके बताया था कि वह अम्ल जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो H+ या H3O+ देता है और क्षार OH- देता है। तो आज हम और 2-4 अम्ल और क्षार के बारे में टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो आप जानते हैं खनिज वो होते हैं जो ज़मीन से कुछ निकाले जाते हैं और कुछ हमारे आसपास भी पाए जाते हैं। यदि खनिज से पाए गए अम्ल या क्षार होना तो वह खनिज से प्राप्त अम्ल या क्षार मजबूत होता है। मजबूत का मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अम्ल है, ठीक है, और क्षार है, दोनों है। यदि ये खनिज से प्राप्त हो, किससे प्राप्त हो, खनिज से प्राप्त होगा तो दोनों के दोनों प्रबल होंगे। प्रबल का मतलब होता है मजबूत होंगे। और अपने केमिस्ट्री के भाषा में समझे तो वो पूर्ण रूप से विघटित होने वाले होंगे। एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। इसका डिफिनेशन कैसे बना सकते हैं कि ऐसा अम्ल या क्षार जो खनिज से प्राप्त होते हैं उसे खनिज अम्ल या खनिज क्षार कहते हैं, या प्राकृतिक रूप से मजबूत होते हैं। मजबूत का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे यह एक HCl हमने ले लिया, यह अम्ल है और यह खनिज अम्ल है, ठीक है। जब इसको रिएक्शन कराते हैं या फिर हम किसी बीकर में डालते हैं और उसको तोड़ने की ट्राई करते हैं तो ये पूर्ण रूप से H+ अलग और Cl- अलग हो जाते हैं। मतलब ये कि चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल और इसमें समझाते हैं कि मान लीजिए हम 10 HCl लिए थे। क्या लिए थे, 10 HCl। तो इसमें 10 H और 10 Cl भी है। जब इसको तोड़ेंगे ना तो 10 H अलग निकल जाएंगे और 10 Cl अलग निकल जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये पूर्ण रूप से टूट गया। तो इसको लिख सकते हैं पूर्ण रूप से विघटित। टूटना को केमिस्ट्री के भाषा में विघटन बोलते हैं। तो पूर्ण रूप से विघटन। तो यहाँ पे ये दो बात समझ पाए हैं कि खनिज अम्ल या खनिज क्षार होगा ना, वो मजबूत होगा, खनिज से प्राप्त किए जा सकते हैं और ये पूर्ण रूप से विघटित हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें हम प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार भी कहते हैं। उसी प्रकार दुर्बल भी कुछ होते होंगे। तो दुर्बल कौन होते हैं, तो कार्बनिक अम्ल या कार्बनिक क्षार। मतलब ये अगर खनिज से हम हटा करके यदि अम्ल या क्षार किसी कार्बन के स्रोत से प्राप्त हो, कहाँ से प्राप्त हो, कार्बनिक स्रोत से प्राप्त हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्बनिक अम्ल या कार्बनिक क्षार। यदि कार्बन के स्रोत से कोई भी अम्ल या क्षार प्राप्त होते हैं उसे हम कार्बनिक अम्ल या कार्बनिक क्षार कहेंगे। और यह प्रबल नहीं होते हैं बल्कि दुर्बल होते हैं। और दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। दुर्बल का मतलब कमजोर, और केमिस्ट्री के भाषा में कमजोर का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से विघटन नहीं हो। विघटन नहीं हो तो उसको हम लिख सकते हैं पूर्ण रूप से नहीं, अपूर्ण रूप से विघटन। अपूर्ण रूप से विघटन, तो ये तो पूर्ण रूप से विघटित हो जाते हैं तो इसमें कार्बन भी नहीं होते हैं, क्योंकि हमने बोला था कि वैसा अम्ल या क्षार जो कार्बनिक स्रोत से प्राप्त हो तो उसमें कार्बन होना चाहिए। एक हम उदाहरण उसका भी ले लेते हैं, जैसे CH3COOH, यह कार्बनिक है, ठीक है। अब इसके हम 10 मोल को लिए हैं। कितने लिए हैं, 10 मोल। यदि इसको हम तोड़ेंगे ना किसी बीकर के सहायता से या फिर कहीं भी इसको रिएक्शन कराएंगे तो पूर्ण रूप से विघटित नहीं होगा। और नहीं होगा तो किस रूप से ये टूटेगा। अब आपको समझने वाली ये भी बात है ना कि इसमें कौन अलग हुआ, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है। तो ये कैसे, CH3 ये वाला H नहीं टूटेगा, COO- और ये प्लस जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से विघटित नहीं हो, कैसे समझ सकते हैं, तो अपने समझने के लिए इसको 10 मोल हम लिए हैं ना, तो यहाँ पे 5 मोल ये और 5 मोल ये, जबकि हमने देखा था कि यहाँ पे ये 10 मोल और H भी 10 मोल है, लेकिन यहाँ पे 5-5 है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं कि ये कैसे होते हैं। तो इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा ना कि मान लीजिए यहाँ पे 10 हमारा कार्बनिक अम्ल है, ठीक है,
और इधर ना 5 बन गया, कितना बन गया, 5 बन गया। ठीक है, तो जैसे यहाँ में 6 नंबर वाला ये बनता है ना, मतलब प्लस माइनस में टूटता है, एक प्लस में एक माइनस में, छठा नंबर जैसे टूटता है ना, वैसे इधर से एक टूट जाता है। मतलब कि एक इधर से जैसे बना तो ये फिर वापस इधर बन गया। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको हम पहले चैप्टर में यह बताए हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पहले भी समझाया गया है कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है ना कि ऐसा रिएक्शन जो इधर से इधर हो और फिर वापस इधर भी हो। तो ऐसा सब नहीं होता है, आपको देखने को लगेगा कि इसमें से 5 ही बन रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से ये हमेशा रिएक्शन होते जा रहे हैं। इधर से 5 बन के इधर जा रहे हैं तो वापस 5 बन के फिर इधर चले जा रहे हैं। तो आप कभी भी ऐसा भी देखे होंगे, एक आगे की तरफ तीर और एक पीछे की तरफ तीर। तो ये होता है फॉरवर्ड और ये होता है बैकवर्ड, मतलब कि एक सीधा सीधा रिएक्शन, एक वापस उल्टा। तो इन दोनों का इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ऐसा रिएक्शन जो दोनों तरफ से संभव है। वैसे ये केमिकल रिएक्शन है, दोनों तरफ से होगा तो उसको हम भौतिक कह देंगे, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा यह आंतरिक रूप से रिएक्शन होता है। बाहर आपको दिख रहा है कि दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से कुछ अलग प्रकार के रिएक्शन होते हैं। तो आप प्रबल और दुर्बल के मतलब समझ चुके हैं। तो प्रबल मतलब होता है वैसा जो मजबूत हो, खनिज से प्राप्त अम्ल या क्षार प्रबल होते हैं, इसलिए उसे खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल कहते हैं। और वैसा अम्ल जो या क्षार जो कार्बनिक स्रोत से प्राप्त होते हैं उसे कार्बनिक अम्ल या कार्बनिक क्षार कहते हैं, ये दुर्बल होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं। तो ये सब टर्म आपके बुक में दिया है और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो इन सब टर्म की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और हम लोग यह जानते हैं कि अम्ल या क्षार अपना गुण जल में दिखाता है। यदि जल नहीं रहेगा तो क्या अम्ल और क्षार अपना गुण दिखाएगा? अम्ल और क्षार गुण अपना नहीं दिखाएगा, लेकिन वो अम्ल और क्षार होगा। एक आपके किताब में प्रश्न भी है कि HCl या फिर मतलब अम्ल या क्षार दोनों को अपना गुण दिखाने के जल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि अम्ल और क्षार की पहचान तब हम करते हैं जब उसका कलर, स्वाद या फिर वो H+ आयन या फिर OH- दे, तब हम पता कर सकते हैं। तो बोला है कि यदि सूखा अम्ल हो तो क्या वह अम्ल है? तो हाँ, अम्ल है, लेकिन अम्लीय गुण नहीं दिखाएगा, अम्ल है। और ये भी जाने थे कि कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जिसमें H नहीं होता है, तो क्या वो अम्ल है? तो देखिए कि ये भी उदाहरण है, CO2 एक कार्बन डाइऑक्साइड, ये अम्लीय गुण का है लेकिन इसमें H नहीं है। और इसी प्रकार और भी क्षार होते हैं जैसे NH3OH, ये एक OH है इसमें लेकिन फिर भी ये क्षार नहीं है। तो हम लोग क्या समझना चाहते हैं कि यदि कोई भी अम्ल या क्षार हो ना तो वो उसको अपना गुण प्रदर्शित यदि करना हो तो उसमें जल की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ पे तनु और शुष्क नाम को परिचित कर लीजिए कि तनु का मतलब होता है ना कि वैसा अम्ल या क्षार जिसमें जल हो, जल की मात्रा क्या हो उसमें उपस्थित हो। और शुष्क का मतलब होता है सूखा, ठीक है ना। शुष्क का मतलब होता है सूखा। यदि सूखा हो कोई भी तो वो अपना गुण प्रदर्शित तो नहीं करेगा। यहाँ पे अम्ल या क्षार कोई भी होगा ना तो ये अपना गुण नहीं दिखाएगा, गुण नहीं प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। तो आप ये मत समझिएगा कि वह अम्ल या क्षार नहीं है, वो है। जैसे HCl हो गया, ठीक है, यदि इसको हम सुखा दें तो यह अम्ल है लेकिन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी? जल की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये अपना गुण प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात बन जाती है कि कोई भी अम्ल या क्षार अपना गुण जल के उपस्थिति में दिखाता है। अगर सूखा है तो वो अम्ल है। बार बार इसको क्यों बोला जा रहा है? ताकि समझिए किताब में ऐसे 2 क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और, तो जल कैसा होना चाहिए? तो जल वो एक होता है आश्रित जल, न्यूट्रल जल का क्वेश्चन भी है कि आपको आश्रित जल दिया जाता है, क्या उसमें विद्युत का परिवहन होगा? तो उसमें आंसर होगा नहीं, क्योंकि आश्रित जल में ना प्लस होते हैं ना माइनस होते हैं।
तो उसमें विद्युत का परिवहन कैसे होगा, क्योंकि विद्युत का परिवहन के लिए हम तो जानते हैं कि उसमें आयन होना चाहिए, तो वहाँ पे कोई नहीं होगा, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं कि वह विद्युत का परिवहन नहीं होगा क्योंकि उसमें आयन है ही नहीं। तो आप वैसा जल लेना पड़ेगा जिसमें आयन हो। बिना आयन के यदि कोई जल ले रहे हैं तो वो विद्युत का परिवहन नहीं करेगा। विद्युत का परिवहन नहीं करेगा मतलब उसमें अम्ल या क्षार कुछ भी नहीं होते हैं। तो जल भी वैसे अपने प्राकृतिक रूप में क्षारीय होते हैं, क्योंकि 7 पॉइंट कुछ होता है उसमें थोड़ा सा होता है प्राकृतिक रूप में। हम उसको यदि आयनित से हटा लें, मतलब आश्रित कर लें, न्यूट्रल कर लें, तो उसमें विद्युत का परिवहन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप 2-3 बात को समझ पाए हैं, शुष्क का मतलब और तनु का मतलब, ठीक है। तो इन सभी अम्ल एवं क्षार को दिखाने के लिए ना हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। सूखा सूखा होगा तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, जब रिएक्शन ही नहीं करेगा तो अम्ल एवं क्षार हमको समझ में ही नहीं आएगा कि यदि ये सूखा सूखा हो तो क्या सभी अम्ल सूखे में रिएक्शन नहीं करते हैं। तो हाँ, सूखे में सभी अम्ल रिएक्शन नहीं करते, लेकिन अम्ल वो हैं। सभी क्षार सूखे में रिएक्शन नहीं करते लेकिन अम्ल वो क्षार हैं। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा। इस सूखे का नाम सांद्र भी होता है, कहीं कहीं सांद्र भी दिया रहता है। आप तो इंग्लिश में जानते हैं ड्राई करके कुछ होता है। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो रासायनिक गुण है, ठीक है ना। अम्ल एवं क्षार के जो रासायनिक गुण हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आप इसको यहीं पे रहने दें और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुण को समझने की कोशिश करेंगे। इसको आप किताब में जाकर पढ़िए, आप वहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं।